अगर आपका बेटा और बहू आपको परेशान कर रहे हैं, ताने मारते हैं, ख्याल नहीं करते, आपकी प्रॉपर्टी भी हड़पना चाहते हैं और आप उन पे बोझ हैं, ये आपको दिखा रहे हैं, तो ऐसा क्या करें कि जब तक आप है खुशी से रहें, सुकून से रहें। ऐसा क्या करें कि वो आपकी इज्जत भी करे। ऐसा क्या करें कि जिस तरह आप प्रॉपर्टी बांटना चाहते हैं उस तरह बांटे। ये बताऊंगा आज की वीडियो में। तो बहुत खुशी नहीं हो रही मुझे ये वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि जिस वर्ग का एक समय पे बहुत मान सम्मान था, आज उसके राइट्स के बारे में बात करने बैठ गए हम। इतनी बुरी हालत है उनकी। खैर कोई नहीं, हम प्रॉब्लम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान के 2-3 बेटे हैं और अलग अलग जगह पे रहते हैं। आप किसी एक के पास है, अब वो पूरी नौटंकी करेगा, पूरा खेल ऐसा खेलेगा कि आपसे वो प्यार भी दिखाएगा, नाराज भी होगा, आपको एहसान भी जताएगा कि हम आपके लिए ये किए, वो किए, रोटी खिलाए वगैरह वगैरह। तो आप हमें ज़्यादा प्रॉपर्टी दो, आपको इनडायरेक्टली ये मैसेज देगा। अब पेरेंट नहीं चाहता भाई किसी को ज़्यादा किसी को कम, या फिर उसकी अपनी प्रेफरेंसेस है, लेकिन उम्र के तकाजे की वजह से डिपेंडेंट तो है ही वो अपने बेटे पे या फिर अपने लीगल हायर पे। तो उसका सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? लॉ में तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, डायरेक्टली कोई सॉल्यूशन नहीं है लॉ में, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेटेजी है लॉ की, एक दांव पेच। पहले मैं सोच रहा था कि इस दांव पेच को खुद तक रखूं, लेकिन पर्सनल वेलफेयर से ज़्यादा सोशल वेलफेयर को महत्व देता हूं मैं, तो उस वजह से ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। तो 2 प्रॉब्लम्स के बारे में आज बात करूंगा मैं आपसे। पहली प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूं, ये जिसमें आपको दबाव बना रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, इसका सॉल्यूशन सुनिए। उसके बाद बात करूंगा दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। तो सॉल्यूशन इसका ये है कि आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। वो आपसे चाहता है विल बनवाना, विल बनाएंगे आप, विल बनाएंगे, लेकिन ऐसी विल होगी कि देखने में लगेगी बहुत बढ़िया और कोर्ट में पहले दिन जाते ही हो जाएगी खारिज। कैसे? आप वो चाहते हैं विल बनाए, ठीक है बेटा बनाएंगे विल, 1 महीने बाद बनाऊंगा विल, तब तक मैं सोच भी लेता हूँ किसको क्या देना है। अब 1 महीने तक तो वो आपकी खूब अच्छे से आपको मक्खन लगाएगा, खूब आपका ख्याल रखे, खूब ध्यान रखेगा, बेस्ट सन इन दी वर्ल्ड। लेकिन आपको इस प्रपंच में फंसना नहीं है, आपका गोल क्लियर है। ऐसी विल जाते के साथ खारिज। तो कैसे बनेगी ऐसी विल? आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, जब विल बन रही है आफ्टर 1 मंथ, तो वो बेटा आपके साथ बैठा हो, उसकी पर्सनल प्रेजेंस जरूरी है। और हो सके तो इंटेलिजेंटली विल में मेंशन कर दीजिए कि मैं अपने बेटे के सामने, बेटे की प्रस्तुति में पूरे होश और आवाज़ में ये विल बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर हो सके तो लिख दीजिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। उसके बाद जैसी विल वो चाहे वैसी विल बनाइए, नो प्रॉब्लम। इसमें विल में 2 विटनेसेस होने चाहिए। बोलो बेटे को कि एक विटनेस तू ही हो गया, तू ही साइन कर दे, एक अपनी वाइफ से करा ले। अगर वो बहुत बेवकूफ़ हो तो तुरंत साइन कर देगा। अगर ज़रा सा भी दिमाग है उसमें तो बोलेगा कि पापा मैं तो बेनिफिशियरी हूँ, मेरे को तो प्रॉपर्टी मिल रही है, आई कैन नॉट साइन। तो आप बोले ठीक है अपने दोस्तों से करा ले। अब देखिए लॉ ये है कि विटनेसेस शुड बी इंडिपेंडेंट, उसका झुकाव किसी भी पार्टी की तरफ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपने विटनेसेस को बनाया तो उसी को, या उसकी वाइफ को, वाइफ के भाई को, माँ बाप को, या फिर उसके दोस्तों को। तो इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, ये एसेंशियल पूरा नहीं हुआ। अब वो चाहेगा कि विल रजिस्टर हो जाए। आप डरेंगे भैया विल रजिस्टर हो गई तो गवर्नमेंट ठप्पा है, कुछ नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराने दो, जो करा रहा है आपसे करवा रहा है, रजिस्ट्रेशन हो जाती तो हो जाने दो। कोर्ट के सामने एक रजिस्टर्ड विल और एक नॉन रजिस्टर्ड विल में कोई फर्क नहीं है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए होता है कि एक कॉपी सब रजिस्ट्रार के पास रहेगी तो सेफ रहेगी, बस इसीलिए, और कोई कारण नहीं है। बहुत सारी रजिस्टर्ड विल भी खारिज होती है कोर्ट पे, और कोई इंसान विदाउट एनी फॉर्मेट ऑफ विल डायरी में लिख के चले जाता है कुछ भी, वो भी एनफोर्स हो जाती है बैंक कोर्ट में। उसमें एक क्लॉज ऐसा लिखिए सिर्फ बच्चे को दिखाने के लिए, बेटे को दिखाने के लिए, उसका कोई लीगल रेलेवेंस नहीं है, कि जब तक मैं हूं तब तक ये मेरा ख्याल रखेगा अच्छी तरीके से, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने किसी भी वक्त किसी को भी कभी भी कंप्लेंट करी तो ये विल हो जाएगी नल एंड वॉइड, खारिज, खत्म हो जाएगी ये विल। तो इस डर से कि कहीं इतना अच्छा मौका आया हुआ हाथ से चले न जाए, वो आपकी पूरी केयर करेगा जब तक आप हैं। आप गए दूसरे बेटे के पास, दूसरे बेटे ने दबाव बनाए विल के लिए, उसको विल बना के दे दो। उसको बताना नहीं पहले बनाकर आ चुका हूँ, पहले वाले को लेना है कॉन्फिडेंस में, दूसरे को नहीं बताना, दूसरे को लेना है कॉन्फिडेंस में कि पहले को नहीं बताना भाई, क्योंकि झगड़ा पैदा होगा। सबको आपने 1 2 3 जितने बेटे हैं आपके, सबको विल बना के दे दिया आपने, लेकिन प्रोसीजर सेम रखा। अब बताता हूँ खत्म कैसे होगा ये जाते के साथ, चैलेंज कैसे होगी ये। डेथ के बाद जैसे ही ये विल जाएगी कोर्ट में, तो लॉ ये है कि टेस्टेटर जो विल बना रहा है उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मन पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। कोर्ट के सामने जैसे ये फैक्ट आएगा कि जिसको प्रॉपर्टी ज्यादा मिली है वो साथ में बैठा था, विटनेसेस उसी के पक्ष के हैं, तो कोर्ट के मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन पैदा होगा और वो विल स्टैंड नहीं कर पाएगी। और यहां तो 2-3 विल आपने बांट दी, जब 2-3 विल निकल कर आएगी सामने तो पहले झगड़ा हो गया। तो जब भी एक से ज्यादा विल कोर्ट के सामने आती है तो उस केस में अलग अलग कोर्ट अलग अलग चीज करती है। बेसिक चीज ये है, जो मोस्ट लॉजिकल विल है कोर्ट उसे मानेगी। किसी किसी केस में कोर्ट ने बोला कोई भी विल ठीक नहीं है, तो फिर किसी भी विल को नहीं माना और सारी विल खारिज करके प्रॉपर्टी बांट दी इक्वली।
किसी में बोला कि पहली विल ठीक है, दूसरी वाली विल फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्ड है, गलत देख पढ़ने में ही लग रहा है कि एक ही को सब कुछ दे दिया, तो पहली विल मानी। कई केसेस में बोला कि हम लास्ट विल को मानेंगे कि जो आखिरी इच्छा है वो सस्टेन होनी चाहिए। आपको कोई रिस्क नहीं लेना, आपको लास्ट में एक इंडिपेंडेंट विल जरूर बनानी है और उसमें लिखना है आज इस तारीख से पहले मैंने ये 3-4 विल जितनी बनाई थी स्पेसिफाई कर दीजिए, ये विल बनाई थी, वो सब विल मैंने दबाव में बनाई थी और उन विल को ना माना जाए, असली विल मेरी ये है, फ्री कंसेंट से बना रहा हूँ। उसके बाद जो लिखना है लिखिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, उसमें ये क्लॉज डालना है कि मेरे बाद ये प्रॉपर्टी मेरे स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ को मिले, उसके बाद बच्चों को जाए। विटनेसेस उसमें आपके दोस्त चलेंगे, आपके पड़ोसी चलेंगे, आपके लॉयर के नॉन पर्सन चलेंगे, वो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, लेकिन यंग हो, जवान हो, जिससे कल को कोर्ट में विटनेस के लिए जाना पड़े तो फिर वो जा सकें। दूसरी बात, एग्जीक्यूटर जो है वो आपके भरोसेमंद होना चाहिए। अगर लॉयर है तो लॉयर आपका भरोसेमंद लॉयर हो। अब इससे क्या हुआ, जब तक आप हैं, जिसके भी घर में जाएंगे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप, ठीक है, ख़राब नहीं करना उस विल को, तो आपका ध्यान रखेगा, इज्जत करेगा, सुकून से रहेंगे। डेथ के बाद जैसे ही विल कोर्ट में जाएगी, सब खारिज हो जाएगी, आपकी असली विल चलेगी। तो जिस तरह से आप प्रॉपर्टी चाहते थे बांटना, उसी तरह से बटेगी। दूसरी जो प्रॉब्लम है कई घरों में कि बेटा देता है पैसा लेकिन मांगने पे, और आप में खुददारी है कि जिसको ज़िंदगी भर सब कुछ दिया ही दिया है उसे मांगूंगा कैसे। तो आपके लिए भी सॉल्यूशन है, बहुत बढ़िया एक सिस्टम है, वो है रिवर्स मॉर्गेज। बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, आप अपनी प्रॉपर्टी इंजॉय भी करेंगे, आपको मंथली पेमेंट भी आएगी खर्चा पाने के लिए, और तीसरी बात, आपको कोई लोन भी नहीं चुकाना। अब मॉर्गेज में क्या होता है, आपने घर गिरवी रखा, लोन उठाया, लोन चुकाया, घर वापस। लेकिन रिवर्स मॉर्गेज में आपका बैंक का पेपर, बैंक तो रख लिया घर के पेपर आपके, लेकिन आपने कोई लोन नहीं उठाया तो मंथली पेमेंट करेगा वो। देखिए कैसे, एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर की कॉस्ट है 2 करोड़ रुपए, लोन टेन्योर है आपका 20 ईयर्स। लोन टेन्योर वेरी करता है, मिनिमम 10 ईयर्स, मैक्सिमम 20 ईयर्स। 20 ईयर्स मान के चल रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। लोन सैंक्शन अमाउंट मैक्सिमम 60% होती है, तो यहाँ हो गई 1 करोड़ 20 लाख। अब आपने 1 करोड़ 20 लाख नहीं उठाया तो कितना मिला आपका मंथली 20 साल में 50,000 महीना आपको मंथली बैंक देगी। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, हमारे देश का कानून है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। इसमें बोलता है कि मेंटेनेंस आप अपने बच्चों से मांग सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट इज 10,000 पर मंथ। उसमें क्या होता है आज की तारीख में, लेकिन 50,000 पर मंथ में आप एक डिग्निटी वाली लाइफ जी सकते हैं, एक बढ़िया लाइफ। और अगर कर को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपको वो लमसम अमाउंट भी देता है, जो 3-4 महीने में जो आपको अमाउंट मिलनी थी वो इकट्ठे दे देगा आपको। अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 10 करोड़ है तो आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, मैक्सिमम लिमिट इज 50,000 पर मंथ। बस कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे कि जो आपकी उम्र है वो मिनिमम 60 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप अपने स्पाउस के साथ जॉइंटली लोन ले रहे हैं तो स्पाउस की उम्र कम से कम 55 होनी चाहिए। प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए, उस पर कोई लोन लीज फीस कुछ नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड होनी चाहिए, उसमें आप रहते होने चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी रेंट पे भी चढ़ा दी, वहाँ से पैसा कमा लिया, रिवर्स मॉर्गेज से भी ले लिया, नहीं। ही कई लोग चालूपंथी दिखाते हैं। आपको उस प्रॉपर्टी में खुद रहना है। अब 20 साल बाद क्या होगा, आपसे घर खाली कराएंगे? नहीं। लोन चुकवाएंगे? नहीं, कुछ नहीं करना। बेशक आपकी मंथली पेमेंट खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, लेकिन आपसे घर खाली नहीं कराएंगे। जब तक आप हैं घर में रहिए, आराम से रहिए। डेथ के बाद लोन चुकाएंगे आपके लीगल हायर्स, लोन भी आपको नहीं चुकाना। बैंक उनको 2 ऑप्शन देंगे कि देखो भैया मेरा 8.5%, अभी शायद से 8 या 8.5% चल रहा होगा, पहले 10% था, तो इस हिसाब से मेरा लोन का अमाउंट इतना बना, इतना चुका दो, प्रॉपर्टी आपकी। दूसरा तरीका ये कि मैं ओपन मार्केट में बेच देता हूँ इसको, और जो भी एक्सेस अमाउंट आएगा आपको दे दूंगा अपना रिकवर करके अमाउंट। तो इस तरीके से आपको ना लोन चुकाना पड़ा, प्रॉपर्टी आपने एंजॉय कर ली, मंथली पेमेंट आपको आ गई, किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ा। मैं ये मानता हूँ कि ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं हो रहा, ऐसा आपका कुछ भी नहीं होगा। आपकी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है, नॉन पॉलिटिकल फैमिली है, लेकिन समाज में जो हो रहा है उससे हम आंखें भी तो नहीं मूंद सकते। तो सोशल वेलफेयर और सोशल अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को शेयर करिए सभी के साथ। और अगर मेरे काम को आप सपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।